तो कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी ने देखा पिछले साइंस पेपर में आपको पूरे के पूरे प्रश्न जो हमने बताए थे हमारे अनुसार वो पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में देखने को मिले। अब चलिए आज हम कक्षा 9वीं 2021-22 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो जैसा आपको पिछले साइंस के विषय के जो प्रश्न पत्र है उसमें देखने को मिले थे महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आप तैयारी करते रहिए, निश्चित ही आपको 80 में से 80 मार्क्स जरूर आपके इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में प्राप्त होंगे। तो चलिए किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में 2 एवं 3 अंक वाले प्रश्नों को देखा था, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, आइए आज हम 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न हो सकता है कि भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बिंदु दिए गए हैं, आप इसके आधार पर भारत का मानचित्र है उसमें इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कर्क रेखा, मुंबई, बंगाल खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह, गोवा, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, कन्याकुमारी, खंबात की खाड़ी, चिल्का झील, नर्मदा नदी, अरावली पर्वत, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर उद्यान, सुंदरवन डेल्टा, कपास उत्पादन क्षेत्र और इंदिरा पॉइंट, काकुरम पर्वत श्रेणी, बिहाई, छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी थरकाता चैनल और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, महादेवी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, महेंद्रगिरी और भारतीय मरुस्थल, पाल संधि, जल संधि और चैनल मानसीराम, गंगा नदी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अरावली पर्वत, नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कर्क रेखा, कच्छ की खाड़ी, यहाँ आप देख सकते हैं खंबात की खाड़ी भी दिखाई दे रही। यहाँ नंबर भी डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो आपको नक्शे में जैसा कि बनाना था और नक्शे के अनुसार यहाँ पे सारे नंबर डले हुए हैं और यहाँ आप प्रदर्शित कर सकते हैं। बस उस बिंदु पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है खंबात की खाड़ी, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका ये इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। तो इसके हम एरो लगा के लिख सकते हैं खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे नर्मदा नदी को आप प्रदर्शित कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में यहाँ पे इस स्थान पे नर्मदा नदी को प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं गोवा है, लक्षद्वीप है, निकोबार द्वीप समूह है, ये सभी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको पूछा गया है चिल्का झील के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चिल्का झील, यहाँ पे आपको चिल्का झील को प्रदर्शित करना है। और इसी तरीके से सुंदर डेल्टा 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर सुंदर डेल्टा 1 हो जाते हैं, तो ये आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आप चलिए इसका दूसरा जो नक्शा है उसे भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या प्रदर्शित किया गया बाकी के। तो बाकी के बिंदु जो प्रदर्शित किए गए हैं ये देख सकते हैं, गंगा नदी है या भारतीय मरुस्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई और छोटा नागपुर का पठार भी आप यहाँ पे कान्हा किसली को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बिंदुवार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदर्शित किया गया है। ये आपको इसमें से 4 हल करना है, क्योंकि 4 के आंसर आपको देने होंगे। अब आइए बात करते हैं अगले 4 अंक के प्रश्नों में क्या पूछा जा सकता है। तो फ्रांसिस क्रांति में दार्शनिक के योगदान को लिखना है। तो यहाँ पे फ्रांसिस क्रांति में दार्शनिक के प्रभाव को निम्नलिखित 2 तरीके हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इन विचारों ने राजतंत्र, चर्च एवं कुलीन तर्क पर प्रहार कर पुरातन व्यवस्था को वैधता पर प्रश्न लगा दिया है और इन विचारकों ने लोगों को ध्यान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की ओर आकर्षित किया। स्वाभाविक रूप से इसमें लोगों में बदलाव की प्रेरणा आई। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हुए। यह विचारक मध्यवर्गीय चिंतक थे, इसलिए शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, क्रांति में नहीं थे। और इन विचारकों में का दृष्टिकोण सुधारवादी या था, क्रांतिकारी नहीं। वस्तुतः ये विचारक किसी भी वैसे शासक के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें संरक्षण देते तथा उनके परामर्श के अनुकूल सुधार के लिए आगे आते हैं। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आपको देना है कि सन 1794 को फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासियों को मुक्त कर दिया और कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू रहा और 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक जो हित साधने की नई अफ्रीकी निगरों लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता गई। फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1948 में किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम आपको लिखने को पूछे जा सकते हैं, तो इसके आपको आंसर इस तरीके से देना है। सामंतवाद का अंत है, या शासन व्यवस्था में सुधार है, या निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, नवीन अर्थतंत्री व्यवस्था की स्थापना। तो इसके अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं उसको आपको डील करना है और लिखना है। फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में उदय, मताधिकार का विस्तार। तो इस तरीके से इसमें गणतंत्र आदर्शों की स्थापना, ये 8 बिंदु दिए गए हैं। आपको 4 अंक के प्रश्नों में ये पूछे जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण की बात करें तो राजा की निरंकुशता थी और राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को ना बुलाना और राज्य कर्मचारियों की निरंकुशता और सेना में असंतोष, अव्यवस्थित शासन, ये सभी कारण हो सकते हैं। इसके बाद नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जब फ्रांस के कार्यपालक तथा विधायी परिषदों के बीच झगड़े के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था, तो नेपोलियन ने मौका पाकर 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। वह पड़ोसी राज्यों को विजित करने के अभियान पर निकल पड़ा और वहाँ के राजाओं को हटाकर वह स्वयं सत्ता हथियाना चाहता था। उसने अपनी भूमिका का मूल्यांकन यूरोप की आधुनिक बनाने वाले व्यक्ति के रूप में किया और इसने कई नियम बनाए, जैसे कि निजी संपत्ति की सुरक्षा संबंधी नियम। उसने अपने राज्य में दशमलव प्रणाली पर आधारित नापतोल की एक समान पद्धति लागू कर दी। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे हम भारत के लोग हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/49 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा उस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मसमर्पित करते हैं। और उद्देशिका के जो अनुसार है, भारत की शासन प्रणाली 5 सिद्धांतों को अवश्य सुनिश्चित करेगी: प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, समाजवादी विचारधारा, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक राष्ट्र और गणराज्य देश। तो इस तरीके से इसके आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है समझाना। तो तांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर, क्योंकि यह शासन को अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है और लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाली आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। लोकतंत्रात्मक आधार व्यापक चर्चा और वैसे लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी मसले पर अनेक लोगों की सोच लकी हो तो उस में गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुटता बनाए हुए है और लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के समान संविधान पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को ही वही दर्जा मिलता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर स्वयं अपने शासक हैं। अगर वो गलतियाँ करते हैं तो स्वयं भी उसके जवाबदार होते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने के अवसर मिलते हैं और गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी होती है। इसका मतलब यह है कि शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद तांत्रिक शासन व गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट करने को आता है। तो इसमें आपको निम्न प्रकार से अंतर आप दे सकते हैं कि इसमें लोगों की राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इसमें सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। और यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और यहाँ पे लोग एक के लिए एक सपना होता है। और यहाँ लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं और लोग किसी प्रकार के फैसले में भाग नहीं लेते हैं इसमें। और लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने प्रशासक होते हैं और इसमें यहाँ पे हमेशा प्रजा ही समझा जाता है, ना तो शासक और ना ही सम्मानजनक प्रजा। तो इस प्रकार से ये थे आपके अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहां हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में आपको बताना है। 4 अंक के प्रश्नों में यह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे भारत में निर्धनता उन्मूलन की 3 उपाय लिखना है। यहाँ पे गरीबी के 3 उपाय हैं: जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता में वृद्धि एवं लघु कुटीर उद्योग का विकास। निर्धनता दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं? तो यहाँ पे आपको ये निम्न उपाय आप दे सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण है, नए बेरोजगारों का सृजन करना है, कृषि विकास, सामाजिक सेवाएं, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति और आर्थिक विकास में तेजी और उपयुक्त वातावरण। आप देख रहे हैं NSSO का क्या है, इसके बारे में बताना है कि NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्व ऑर्गेनाइजेशन और इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई। इसके 4 भाग हैं: SRRD, FOD, DPD और CPD। सर्वे, डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर देना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको परीक्षा में आना ही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं यहाँ लिखी गई हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य आपका लिखा गया है कि क्षेत्रीय आजीविका सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना होता है और उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा एवं वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बच सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है और इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में ₹65 से बढ़कर ₹132 2013-14 में कर दिया गया है और हाल ही में 2018 में इसको बढ़ाकर सीमा परिसर में 281 प्रतिदिन और से ₹168 प्रतिदिन तय की गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमा तय की गई है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाने हैं और निश्चित ही इस प्रकार के ही प्रश्न आपको 4 अंक के प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। और यदि आप अभी तक इन प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते हैं तो करने लगिए, क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप कंटेंट अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक अर्जित कर लेते हैं। और यदि आपने अभी तक इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको पिछले वीडियो देखने को मिल सकते हैं, उसको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।